अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर शो गपशप और मैं हूं आपकी होस्ट उर्शिया हुसैन। और मैं हूँ आपकी होस्ट डॉक्टर आफिया। मैं हूँ आपकी होस्ट कायनात काज़मी। और मैं हूँ आपकी होस्ट अनम गौहर। My name is Yunus Khan and I'm your host. ओके डन। Yes. इंट्रो डन। और जी आज हम सब थोड़े अच्छे और डिफरेंट मूड में हैं और काफ़ी फ्रेश हैं, सब लोग काफ़ी फ्रेश हैं फॉर सम रीज़न। Yeah. प्रॉबली हमारे पास बातें इतनी मज़े की हैं जो हम सब करने के लिए ना बहुत बेचैन हो रहे हैं। लेकिन सबसे पहली बात अनम की। जी अनम, आप कोई पहले नहीं आ सकता। नहीं, अनम माशाल्लाह से अनम स्टार्ट लेती हूँ तो बहुत मजे का होता है शो। हाँ, इंफॉर्मेटिव। ऑल राइट गाइज, थैंक यू सो मच। अच्छा, सबसे पहले तो मैं बहुत सारा आपका थैंक यू करना चाहूँगी। हम सब बहुत ही शुक्रगुजार हैं कि आप हमारे प्रोग्राम को इतना पसंद कर रहे हैं, इतनी हौसला अफजाई कर रहे हैं, इतना प्यार दे रहे हैं। इससे हमें मोटिवेशन मिलती है कि हम आपके लिए और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और थोड़े से मोटिवेशनल टॉपिक्स लेकर आएँ। जैसे कि आप सब जानते हैं कि वी लव आवर कंट्री, हमें अपने मुल्क से बहुत प्यार है। वी ऑल आर पेट्रोइटिक। तो जहाँ मुल्क की बात होती है वहाँ उसकी फ़िज़ाइया की बात भी ज़रूर होती है। हमारे जंगजों ने ज़मीन पे तो अपने झंडे गाड़े हुए हैं, लेकिन आसमान पे भी वो किसी से कम नहीं है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ पाकिस्तान के फाइटर जेट्स की। अच्छा, सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगी JF-17 के बारे में। JF-17 के फ़िलहाल पाकिस्तान के पास दो वेरियंट्स हैं, ब्लॉक 1 एंड ब्लॉक 2। इसका जो वेरियंट 3 है वो अभी आ रहा है और सुना है कि उसमें बहुत सारी चेंजिंग्स किए हैं ब्लॉक 1 और ब्लॉक 2 से। JF-17 में जो इंजन लगा हुआ है दैट इज सिंगल इंजन, बट ये मल्टी रोल फाइटर जेट है। मल्टी रोल फाइटर जेट की ये किसी भी तरह के एक्सट्रीम वेदर में काम कर सकता है, जैसे कि अगर रेन स्टॉर्म हो रहा है तो ये उसमें भी रेजिस्ट कर सकता है और बहुत इजीली ऑपरेट कर सकता है। अच्छा, इसमें जो इंजन लगा हुआ है वो रशिया का RD-93 इंजन लगा हुआ है। वाओ, काफ़ी इंफॉर्मेशन लेकर आई हैं और बताएं इसके बारे में। हाँ, इसके बाद में दूसरा जो है विच इज़ एक्चुअली अनदर वेरी इंपॉर्टेंट फाइटर जेट, उसके बारे में बात करना चाहूँगी, विच इज़ F-16। ओ वो सर्जिकल स्ट्राइक वाला। Our favorite. आवर फेवरेट। अच्छा, मुझे याद पड़ता है कि पाकिस्तान ने अराउंड कोई $685 मिलियन की पेमेंट की थी अमेरिका को और उसके बदले में हमें F-16 जहाज़ चाहिए थे क्योंकि हमारे पास नहीं थे। लेकिन अमेरिका, जैसे कि आपको पता है, बहुत ही क्रिमिनल और कल्प्रिट कंट्री कहा जाता है। कहा पाकिस्तान को जाते हैं, बट मुझे लगता है अमेरिका ने जितना हमें धोखा दिया और जितनी गद्दारी की उतना किसी ने नहीं किया। अब जो हमने $685 मिलियन की पेमेंट की थी अमेरिका को, उसके बदले में अमेरिका ने बोला मैं आपको जहाज नहीं दे रहा, आप हमसे इसके बदले में गंदम ले लो। अब लो भला ताकि हम रोटियां बना के अमेरिका को भेजाएं। एग्जैक्टली। हमारे खुद के गोल पास रोटी। इतनी गंद में मार नहीं तो रफे जी काम ही आती गंदुम, अगर आ जाती तो अच्छी बात थी। वो हमारे गरीबी से भी तो कितने लोगों की नहीं, गरीबी से भी तो लोग कितने लोग मर जाते हैं ना। तो हमारी अगर जंग होती किसी के साथ तो हम रोटियां मारते हैं। नहीं, मुझे लगता है कि जैसे हमारे कंट्री में कहा जाता है ना, गुर्बत के लिए बड़ा मशहूर, तो उन्होंने कहा गंदम ले लो, तुम्हें इसी की ज़रूरत है। उसके बाद फिर पाकिस्तान ने ये डिसाइड किया कि हम अपने F-16 प्रोड्यूस करेंगे। देन मुझे याद पड़ता है कि सऊदी अरेबिया ने काफ़ी सारे तकरीबन 18-20 के करीब कोई जहाज़ लिए थे अमेरिका से और उसने हमें दिए थे, मतलब हमने ख़रीदे थे। फिर सऊदी अरेबिया से उन्होंने हमें हेल्प किया था। अब ये मसला है कि आज भी जब हमारे F-16 का कोई पार्ट का इशू हो जाता है तो हम जाके तुर्की से हेल्प लेते हैं, क्योंकि अमेरिका कहते हैं मैंने तो आपको बेचे ही नहीं, तो मैं क्यों मदद करूँ। सही बात है। अब इसमें एक स्टेल्थ टेक्नोलॉजी, थोड़ी सी हैवी टर्म है, मैं बता दूं स्टेल्थ टेक्नोलॉजी क्या है। स्टेल्थ टेक्नोलॉजी एक बहुत मेन चीज़ है जहाज़ की, जिनको जैसे मुझे बचपन में पायलट बनने का बहुत शौक था, लेकिन खैर किस्मत में कुछ और ही लिखा था। तो स्टेल्थ टेक्नोलॉजी ये कि जब भी जहाज़ किसी मुल्क के एयर स्पेस में एंटर होता है तो वो रडार में नहीं आता है। मतलब कि स्टेल्थ टेक्नोलॉजी एक कोटिंग का नाम है जो कि जहाज़ से पूरी कोटिंग होती है, दैट इज़ कॉल्ड स्टेल्थ टेक्नोलॉजी। जब भी वो किसी कंट्री में जंग के लिए जाता है तो वो उसकी रडार में कैच नहीं हो सकता, मतलब कि उस कंट्री को नहीं पता चलता कि कोई उनकी स्पेस में जहाज़ आया है। तो हमारे पास कोई भी स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का फाइटर जेट नहीं है, लेकिन अभी पाकिस्तान इस पे काम कर रहा है। इस प्रोजेक्ट का नाम है अज़्म पाकिस्तान, जिसके तहत हमारे कंट्री में पहला स्टेल्थ टेक्नोलॉजी जेट प्रोड्यूस किया जाएगा। वाह, क्लैपिंग होनी चाहिए इस बात पे। That's wonderful. अनम, तो ये हमेशा बड़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन। तो ये इनविजिबल हो जाते हैं अगर किसी और की टेरिटरी में एंटर होके, तो ये डिटेक्ट इनविजिबल नहीं कर सकते। वो सारे जहाज पे एक खास कोटिंग हुई हुई है। उस कोटिंग में होता है कि जो रडार नीचे से आती है ना, वो कोट उस रडार को एब्जॉर्ब कर लेती है। तो वो आपके सिस्टम में डिटेक्ट नहीं होता कि कोई जहाज आया आपकी कंट्री में। ये मेनली जंग वगैरह में इस्तेमाल होते हैं स्टेल्थ टेक्नोलॉजी के फाइटर जेट, जो कि हमारे कंट्री को शिद्दत से ज़रूरत है। एंड आई एम रियली हैप्पी कि हमारा कंट्री अपना बिना किसी कंट्री की हेल्प और सपोर्ट लिए वो स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का फाइटर जेट प्रोड्यूस करे। मुझे बहुत प्राउड है। वैसे हम लोगों को टेंशन नहीं लेनी चाहिए, अगर कोई जहाज़ हमारे यहाँ एंटर भी होता है
तो हम लोग उसको मार के गिरा देते हैं और फिर उस पायलट को चाय पिला के वापस भेज देते हैं। अच्छा यूनिस, एक और आपको बड़ी मज़ेदार एक फैक्ट बताती चलूँ। जो भी कंट्री फाइटर जेट बनाते हैं वो ही अपने कंट्री का फ्लैग उस पर प्रिंट कर सकता है, और अगर कोई कंट्री उससे ख़रीद रहा है तो वो अपना छोटा सा लेबल लगवा सकता है, लेकिन पूरे जहाज़ पे अपने झंडे का फ्लैग प्रिंट नहीं करवा सकता। Okay. अच्छा, अपनी बात को ख़त्म करते हुए एक मुझे बहुत ही पसंद है कायद आज़म का ये कोट फ़िज़ाइया के बारे में उन्होंने कहा था। उनकी बहुत फेमस एक सेइंग है कि जिस मुल्क की पाक फ़िज़ाइया मजबूत नहीं होती है वो दुश्मन के रहमो करम पे होता है। ट्रू दैट, ट्रू दैट, ये बात ट्रू मैन, तो ग्रेट मैन। किसी भी कंट्री को मुझे लगता है सक्सीड करने के लिए उसकी फ़िज़ाइया एयरफोर्स बहुत ही मजबूत होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा अनम के मुझे ना ये वैसे काफ़ी इन्फॉर्मेटिव था। आई मीन हैट्स ऑफ टू यू कि तुमने हम सबको मतलब एजुकेट किया। बेसिक चीज़ें थी चूँकि हमें नहीं पता, लेकिन मैं यहाँ पर थोड़ी सी एक इशू के बारे में, मतलब इशू तो नहीं लेकिन बहुत सारे लोगों को क्या होता है कि अंडर एस्टिमेट किया जाता है, तो पाकिस्तान को भी किया जाता है, फ़ज़ाइया पर भी। लेकिन अगर आप लोगों को याद हो JF-17 थंडर ने और विंड कमांडर जो नुमान अली ख़ान और उनके साथ जो स्क्वाड्रन लीडर थे हसन सिद्दीकी, जिन्होंने मतलब 2 ऐसे शेर थे जो पाकिस्तान में, मैं कहती हूँ कि अभी भी अगर हम वो वाक़या याद करते हैं तो कभी कभी हम जज्बाती हो जाते हैं कि देखा हमने कैसा जहाज़ गिरा है, देखा मतलब मेरा तो ये आ जाता है समटाइम। बिल्कुल बिल्कुल। सो ये हुआ था 27 फ़ैब में, मुझे याद है हम शूट पर थे, और 27 फ़ैब में जब ये हुआ तो हमारी शूट का पैकअप हो गया, और हम बाहर जो है ना शूट का पैकअप होने के बाद मतलब इतने जज्बाती हो गए कि पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं, व्हाट्सएप कर रहे हैं, ट्वीट कर रहे हैं, यूट्यूब पे वीडियो बना रहे हैं। तो वाकई हमारे पास ये JF-17 थंडर जैसा तैयार है, तो हम अपनी पाक फ़ज़ाइया को प्रमोट क्यों ना करें। बिल्कुल वी आर द बेस्ट कंट्री और हम किसी से कम नहीं। अगर चाहिए तो आ जाए और फिर आप मार खा के वापस चले जाइएगा। काम नहीं है और डरते भी नहीं है। कायनात, आपको याद होगा कि एमिरेट्स के 2 जहाज़ PIA ने दिए थे, याद होगा आपको। तो हम लोग इतने अच्छे खूबसूरत जहाज़ बना सकते हैं, इतने स्ट्रॉन्ग थे, तो हम लोग फिर पीछे क्यों हैं इन सब चीज़ों से? पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स। हमारी हुकूमतें जो आई, जैसे फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान का PIA का जो लेवल था वो टॉप था। बहुत सारे Exactly. कंट्रीज के लोग आके ट्रेनिंग लेते थे कि कैसे आपने कस्टमर्स को डील कैसे करना है, आपने एयरक्राफ्ट को कैसे संभालना है। हमारे पायलट्स जाते थे और उनके पायलट्स को ट्रेन करके आते थे। और बहुत सारी चीज़ें, मतलब सिर्फ हमारी ये जो एयर इंडस्ट्री है इसकी नहीं, इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी मिल्स हैं जो बर्बाद हो चुकी हैं। बट आई बिलीव कि द ओनली कल्प्रिट इज़ द पॉलिटिशियंस, जिन्होंने हमारा मुल्क का बेड़ा गर्क किया। एंड जैसे कि अगर हमारी एयरफोर्स स्ट्रॉन्ग नहीं होती तो ये हमारी आर्मी स्ट्रॉन्ग ना होती तो शायद ये मुल्क भी ना होता। बिल्कुल। आपको पता है, एक मिनट, आपको पता है कि दुनिया में हमारा जो एविएशन सिस्टम है उसको सबसे बेस्ट एविएशन सिस्टम माना जाता है। मुझे याद है कि PIA सबसे पहली एयरलाइन है जो पूरी दुनिया में ट्रेवल करती थी। सही करती थी। मतलब PIA से स्टार्ट हुआ था अब सिस्टम नेशनल ट्रैवल करते हुए डर लगता है। इंटरनेशनली। हाँ, लेकिन नहीं, देखिए इसमें पता है सबसे बड़ा रीज़न जो है करप्शन का, जिसे हम बात करते हैं ओवर हायरिंग। एक पोस्ट के लिए 12 लोग हायर हुए। उस पोस्ट में उनको इतनी सारी फैसिलिटीज़ दे दी गई, जैसे आपके पास यहाँ का ट्रैवल फ्री, आपका यहाँ का टिकट फ्री है, उसका ओवरयूज़ के बाद उसका मिसयूज़ Exactly. बहुत हुआ। Misuse उसने बहुत अपने हुआ नाम था। पे उस फैमिली के 12 लोगों के टिकट्स निकाल, मतलब हर चीज़ का एक बजट होता है ना, बजटिंग के हिसाब से चलती है। ओवरयूज़, मिसयूज़, ओवर हायरिंग, इन सब चीज़ों की वजह से हमारा इतना अच्छा इदारा जो है वो अभी एट द मोमेंट तबाही के आई शुड से दहाने पे है। और अब इसके पढ़े लिखे भी information- नहीं थे लोग, और जो हायर हो गए थे पायलट्स पढ़े लिखे नहीं थे, Trained नहीं थे, trained नहीं थे। पढ़े लिखे भी नहीं थे, Exactly. एजुकेटेड नहीं थे। Last- और उनको कब की जहाज बात चलाने- कर रही हैं आप? ये अभी की ये बात अभी है एक सारी। रिसेंट स्टोरी भी आई लास्ट थी। ईयर, बात हाँ है। अभी आया भी था कि Unlicensed बहुत pilot सारे चला गया। जाली थी, बहुत डिग्रियां और जाली इसीलिए तो थी। जहाज गिरते हैं, क्योंकि जब आपको पता ही नहीं है, Exactly. आपको ट्रेनिंग ही नहीं है। क्या आपको- तुम लोगों को नहीं पता, डिग्री तो डिग्री होती है, असली हाँ, हो वो तो जाली। ठीक है। जहाज मुझे ये लगता मुझे लग रहा है आमिर लियाकत का स्टेटमेंट है। बट मेनली मुझे लगता है जहाज़ टेक्निकल फॉल्ट की वजह से गिरते हैं, क्योंकि हमारा जो एविएशन सिस्टम है और हमारे पायलट्स को दुनिया में सबसे ज़्यादा ज़हीन माना जाता है। और मतलब वो जिस तरीके से फ्लाई करते हैं, वो बाहर के आपने ममालिक वो में वाली जाके न्यूज़ भी ट्रेनिंग देखी देते होगी। हैं। इस बात पे मैं एग्री करूंगा कि हमारा जो पायलट है वो पूरा जहाज पाकिस्तान से दूसरे मुल्क ले गया विदाउट एनी लाइसेंस, तो इससे ज़्यादा टैलेंटेड तो हम नहीं है। अच्छा, वैसे बड़ी मजे की बात, यूरोपियन यूनियन जिसने अभी PIA की एंट्री मना की थी, बैन की थी, उन्होंने PIA की सर्विसेज यूज किए काबुल से अपने रेजिडेंट्स को वहाँ वापस मंगवाने में। देखा, तो काम- यू सी यू काम नीड पड़ा। अस एनीवे। नहीं, काम पड़ा तो याद आए ना। काम पड़ा तो याद आया। इस बात पे ब्रेक ले ले लें। ले लेते हैं, छोटी सी ब्रेक ले लेते हैं, क्या कहती हो? हाँ, चलते हैं ब्रेक की ले लेते तरफ। हैं। We'll be right टेक back. ऑफ।
वेलकम बैक जी। राफिया जी बताएं। अच्छा, अभी मेरे पास जो है ना वो बड़ी मज़े की एक न्यूज़ भी है, गॉसिप भी कह सकते हैं, और एक डिस्कशन का पॉइंट भी है। हमेशा से हमारी सोसाइटी में एक डिस्कशन का पॉइंट रहा है, लेकिन अब हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने इस पॉइंट को रेस किया है, तो इट इज़ सीरियस। उन्होंने कहा है कि वाई इंग्लिश मीडियम स्कूल्स क्यों हैं। वो कोई तकरीब प्रॉबली अटेंड कर रहे थे जहाँ पे जो मास्टर ऑफ सेरेमनी हैं वो यूजली इंग्लिश में करते हैं, और वो इसलिए भी करते हैं कि सामने आपके यूजली ऐसे लोग बैठे होते हैं जो उर्दू नहीं समझ सकते। तो वो कहते हैं कि वो तो 5-6 लोग होते हैं, वो उस वक्त 2 एम्बेसडर बैठे हुए थे। उन्होंने कहा उन 2 एम्बेसडर्स के लिए आप बाकी पूरी दुनिया के लिए जो वो इंग्लिश में कर रहे हैं, जबकि आपको सिर्फ उन 2 एम्बेसडर्स को समझाना है। तो उनको तो बाद में कोई होता है ना, कोई इंटरप्रेटर साथ में लगा दिया जाता है और समझा देता है, तो वो भी समझा सकता है। आप अपनी कौमी ज़बान में क्यों नहीं करते? इट्स नॉट दैट इज़ अगेंस्ट इंग्लिश, इज़ नॉट अगेंस्ट इंग्लिश, इज़ जस्ट दैट वो ये कह रहे हैं कि हम लोगों ने इसको तालीम का क्राइटेरिया क्यों बना लिया है, अपने आप को एक सुपीरियर कॉम्प्लेक्स में डालने के लिए कि अंग्रेज़ी आती है तो अच्छी तालीम हुई होगी, सो पढ़ा लिखा होगा। मुझे किसी ने एक दफ़ा कहा था अंग्रेज़ी आना इज़ नो क्वालिफिकेशन, ये तो अमेरिका में भीख मांगने वाले को भी आती है। लेकिन हमारे यहाँ इसको एक क्वालिफिकेशन समझा जाता है, लेकिन उसका एक पॉइंट इसलिए भी है क्योंकि हमारे यहाँ इंग्लिश ऑब्वियसली उसी इंसान को आएगी जो स्कूल जाएगा, जो सीखेगा, जो पढ़ेगा। घर बैठे बैठे तो किसी को भी नहीं आएगी ना, या तो उसका घर का एनवायरनमेंट ऐसा होगा या वो जाके सीखेगा। तो इसलिए हम लोग सोचते हैं कि ये एक पढ़े लिखे इंसान की शनाख्त का एक ज़रिया है, लेकिन एक्चुअली पूरे वर्ल्ड में ऐसा नहीं होता। आप जापानीज़ में जाएं वो अपनी लैंग्वेज प्रेफर करते हैं, आप चाइनीज़ में जाएं वो अपनी लैंग्वेज प्रेफर करते हैं, आप फ्रांस में जाएं वो अपनी लैंग्वेज प्रेफर करते हैं, वो किसी और लैंग्वेज में बात करते ही नहीं, चाहे उनको आती हो या ना आती हो। मतलब इस तरह की बात। They are proud of their language. They are proud of their यहाँ language. पे हमें थोड़ा सा इश्यू होता है कि हमारी नेशनल लैंग्वेज उर्दू है, फिर रीजनल लैंग्वेजेस आ जाती हैं। तो वो मैं एक वीडियो देख रहा था जिसमें एक गवर्नमेंट स्कूल का बच्चा था, वो बोर्ड पे लिखा हुआ था CAT। तो एक कोई न्यूज़ वाले आए तो पैकेज बना रहे थे, तो उसको बोला ये क्या है, उसने बोला CAT। टीचर ने बोला ये क्या मतलब, डॉगी। तो मतलब वो इतना एक तो प्रेशर, अच्छा इंग्लिश इतनी मुश्किल लैंग्वेज नहीं है, लेकिन इतना प्रेशराइज कर दिया है ना कि ये बहुत मुश्किल है। आप अगर रोनाल्डो को देखें, अब मेसी को देखें, वो अपनी रीजनल लैंग्वेज में बात कर रहे होते हैं। हमारे पाकिस्तान के कैप्टन बाबर आजम हैं, वो इंग्लिश में अगर कंफर्टेबल नहीं है तो वो उर्दू में बोलते हैं, और इंटरनेशनल लेवल पे बोल रहे हैं। इससे कोई छोटा बड़ा नहीं हो जाता। अच्छा, एक बात यहाँ जो मुझे लगती है, पता नहीं मैं सही हूँ गलत हूँ, आप लोग बताइएगा। मुझे लगता है कि एक कंट्री जो फर्स्ट वर्ल्ड नेशन है, उसका प्रेसिडेंट कोई भी बात कर रहा होगा, पीपल विल लिसन टू इट एनीवे, यू नो, चाहे वो अंग्रेजी में बात करे, अरबी में बात करे, किसी भी लैंग्वेज, उसको समझना हमारा अपना हेडेक है। लेकिन एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री जिसने अपना पॉइंट अक्रॉस कराना है थ्रू द बॉर्डर, जाके लोग उसको सुने और सीरियस लें, तो वो डेफिनेटली किसी ऐसी लैंग्वेज में बात करेगा जो कि यूनिवर्सल लैंग्वेज हो, जो कोई पूरी दुनिया समझ सके। इंटरनेशनल लैंग्वेज, हाँ, जैसे हम इंग्लिश को कहते हैं इंटरनेशनल लैंग्वेज, तो वो एक इंटरनेशनल लैंग्वेज में बात इसलिए करेगा कि इतनी सारी कंट्रीज़ हैं, तो उन इतनी सारी कंट्रीज़ में एटलीस्ट 80% कंट्रीज़ को उसकी बात समझ में आ जाए, क्योंकि ये उनका हेडेक नहीं है समझना उस वक्त। वो कहेंगे ये तो यहाँ से छोड़ो, इसकी कौन बात। एक और भी बात है कि आपने मूवी देखी होगी वो बच्चे की तारे ज़मीन पे, वो कैसे उसको कुछ समझ नहीं आता, सब चीज़ें मिक्स हो जाती हैं, सब अल्फ़ाबेट्स उसके दिमाग में मिक्स हो जाते हैं, क्योंकि उसके ऊपर इतना प्रेशर होता है फैमिली का, टीचर्स का, वो बच्चों को समझ ही नहीं पाते कि उसको कैसे गाइड करना है। जो फिल्म की बात करी, उस बच्चे को ADHD एक डिजीज़ होती है, वो थी। इसमें क्या होता है, एक बच्चा जो पढ़ना चाहता है या समझना चाहता है, बट अनफॉर्चुनेटली वो समझ नहीं पाता, उसका माइंडसेट उसको एब्जॉर्ब नहीं करता। जैसे फॉर एग्जांपल कोई लेटर्स हों, वो घूम रहे होंगे, जो नंबर्स होंगे वो डांस कर रहे होंगे, तो वो एक डिजीज़ है। और उस पर काफ़ी लोग उनको डफर कह देते हैं कि भाई ये डफर है, इडियट है, ये नहीं समझेगा, जो कि गलत है। मतलब हमें बहुत सारी बीमारियां, डिसऑर्डर्स हैं जो लोग एक्सेप्ट नहीं करते, स्पेशली इन आवर कंट्री। लेकिन यू नो उर्शिया ने तो चले मूवी की एक एग्जांपल दी ना, हमारे यहाँ पर जो अवाम है उनके माइंडसेट्स ऐसे हो गए, अगर उन्होंने पढ़ा है और उन्होंने इंग्लिश पे इतना फोकस नहीं किया, तो पहली बात ये है कि सर्कल में लोग उनको कूल नहीं समझेंगे कि यार ये तो कूल नहीं है। तो कूल है अंग्रेजी का वर्ड है ना, मतलब एग्जैक्टली ना, नहीं उन लोगों के लिए मैं बात कर रही हूँ जो लोग इंग्लिश में परफेक्ट मास्टर्स हैं, तो वो अगर आप उनके साथ बैठ जाओगे और आपको इंग्लिश के वर्ड्स नहीं आते, या आप इंग्लिश को इतनी इंटरनेशनल लैंग्वेज है लेकिन इतना सर पे सवार नहीं किया, तो लोग आपको डीमोटिवेट करेंगे कि ठीक है ये कूल नहीं है ये। और जहाँ तक इमरान खान की ये स्टेटमेंट की बात है, तो इमरान खान साहब ने खुद भी इंटरनेशनल ही एजुकेशन हासिल किया, ऑक्सफोर्ड में, सब जानते हैं।
तो फिर जब आप खुद बाहर जाके पढ़ रहे हैं और फिर आपने इतनी बड़ी स्टेटमेंट प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान को, क्योंकि आप प्राइम मिनिस्टर हैं पाकिस्तान के, तो आपने रिप्रेजेंट करने के तौर पे बोला कि वहाँ इंग्लिश मतलब उसको इतनी इंपॉर्टेंस क्यों हम दें। तो फिर आप एजुकेशन सिस्टम को इतना स्ट्रॉन्ग करें कि हमारे ये माइंडसेट हट जाए। I just want to add one thing. Number one, English plus he's handsome. That's it. Next. अच्छा ओके देखिए हमारे मुल्क में शनाख्ती कार्ड के अलावा कहीं पे भी उर्दू नहीं लिखी होती है। बच्चों का स्कूल फॉर्म फिल करें उसमें इंग्लिश, वीज़ा के लिए जाएं उसमें इंग्लिश, कहीं भी किसी काम के लिए भी आप चले जाएं आपको हर फॉर्म पहले तो इंग्लिश में मिलेगा। तो इंग्लिश तो मुझे लगता है एक तरह से हमारी बेसिक नेसेसिटी बन गई है। चले सर्कल में आपकी एक्सेप्टेंस नहीं होती जब तक आप इंग्लिश नहीं बोलेंगे, वो एक अलग रीज़न हो गया। बट सबसे पहले तो हमारे मुल्क में हर चीज़, अगर उन्होंने ये स्टेटमेंट, आई नो कि वो अगेंस्ट नहीं है इंग्लिश के, बट स्टिल जो हमारे मुल्क में इतनी सारी चीज़ें हैं वहाँ पे मुझे लगता है हमारी मादरी ज़ुबान जो उर्दू है वहाँ वो होनी चाहिए ना। तो हमारे सारे जो फॉर्म्स हैं वो क्यों है इंग्लिश में? अच्छा, मतलब मेरे माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा है। मेरा जो हमारा, मैं हमेशा सोचती हूँ थर्ड वर्ल्ड कंट्री के लिए कम्युनिकेशन के लिए हम लोग भी जब बाहर जाते हैं तो हम अपनी उर्दू में बात नहीं कर सकते, किसी को समझ नहीं आएगा। तो हम लोग बहुत बहुत काम करने के लिए, आप लोग भी बाहर जाते होंगे, हम लोग भी बिजनेस से बाहर जाते हैं। एक लैंग्वेज, एक मीडियम ऐसा बना हुआ है जिसमें आप आराम से बात करके दूसरे को भी समझा सकते हैं, दूसरा समझ भी सकता है और आप अपना पॉइंट भी क्रॉस करते हैं और उसकी भी समझ लेते हैं। तो देयर इज़ नथिंग रॉन्ग विद इंग्लिश। इंग्लिश में कुछ गलत बात नहीं है। हाँ, लेकिन उसको जो मेरा मुझे लगा, उन्होंने ये कहा कि इसको एजुकेशन क्राइटेरिया ना बनाया जाए। लेकिन अगेन मेरा इस पॉइंट पे इख्तिलाफ इसलिए है कि एजुकेशन क्राइटेरिया इसको इसलिए बनाया है कि अगर आपने पढ़ा लिखा नहीं होगा तो आपको अंग्रेजी नहीं आएगी। पाकिस्तान जैसे मुल्क की बात करें, अमेरिका, I agree with you, राफेल जी। कंपटीशन भी तो कितना है कि लाइक किसी को इंग्लिश नहीं आती तो उसको बिल्कुल ही निकाल दिया जाता है रूम से, या वैसे भी उसको और ओशिया बाहर के मुल्क आप जाओगे तो इसको पता नहीं। और ऐसी खवातीन भी कि बेटा बच्चे वाटरमेलन खाएं, वो जो एक्सेंट, तो यू नो वाटरमेलन, माय पॉइंट इज कि इतना सवाल सीवी पे आपके एक इंप्रेशन जाता है जब आप इंटरनेशनल लैंग्वेज लिखते हैं कि आपको आती है, आपको एक नेशनल लैंग्वेज आती है और आपको रीजनल लैंग्वेज आती है। सही बात है। अगर आपको इंटरनेशनल लैंग्वेज जैसे इंग्लिश है और चाइनीज है, अभी बहुत सारे पाकिस्तान में लोग सीख रहे थे चाइनीज बिल्कुल इन ऑर्डर टू अक्वायर जॉब्स देयर। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर आप लैंग्वेजेस सीखेंगे, और इतना मुश्किल नहीं है। हम लोग, आप सबने कुरान पढ़ा हुआ है माशाल्लाह से, अरबी में है ना, बिल्कुल कहीं ना कहीं हमें समझ में भी आता है। हम तो वो पढ़ सकते हैं, सीख सकते हैं, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। कुछ भी। It's all about क्या मैं आपकी वही कितनी कह रही टेंशन हूँ है। कुछ यूरोपियन कंट्रीज अपनी लैंग्वेज को इतना प्रेफर करती हैं, वो कहती हैं अगर आपने हमारी नेटिव लैंग्वेज सीखी, जैसे स्वीडन है और ये, तो आप हमारे यहाँ पे आके फ्री पोस्ट ग्रेजुएशन कर सकते हैं। जस्ट इमेजिन। अच्छा राफेल जी, अमेरिका में ऐसा है कि स्पेनिश लोग अगर स्पेनिश में बात करते हैं या इटालियन लोग अपनी लैंग्वेज में बात करते हैं तो उसको अच्छा नहीं, क्योंकि मैं एक डॉक्यूमेंट्री भी देख रही थी, उसमें बताया था कि नहीं अच्छा समझा जाता। जो इंग्लिश लोग हैं, जो वाइट पीपल हैं, वो थोड़ा सा आपसे इरिटेट होते हैं, अनोइंग एक्सप्रेशन वो देते हैं। ये ऐसा है। अमेरिकन है ना, वो भी से इंग्लिश नहीं बोलते। एग्जैक्टली, ओह माय गॉड, कि हमारे यहाँ जो बच्चे उर्दू बोलते हैं क्या वो बहुत परफेक्ट उर्दू बोलते हैं? उनका भी काकी में फर्क मगर है। राफेल जी, अभी एक ऐप भी तो आ गई है जो ट्रांसलेट करती है, जो आप किसी भी वहाँ पर जाते हैं तो वो ऐप यूज कर सकते हैं जिसको इंग्लिश नहीं आती या फ्रेंच नहीं आती या जो भी व्हाटएवर जिस आप देखिए, कंट्री पर इंग्लिश हैं। जो लैंग्वेज है ये है ब्रिटेन की, ठीक है, ब्रिटिश की लैंग्वेज है। और ब्रिटिश यूके इतना बड़ा है कि हर 40 या 50 किलोमीटर में आपको एक्सेंट डिफरेंट मिलेगा, प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट मिलेगी। तो सेम गोज यहाँ पे, हमारी उर्दू शुरू होती है पहाड़ों से, आते आते फिर गुलाबी होता है। गुलाबी अच्छा, नहीं, सिर्फ इंग्लिश जो है वो सिर्फ ब्रिटेन का पार्ट नहीं है। हमारे पास अमेरिकन इंग्लिश है, हमारे पास ये यूके इंग्लिश है, हमारे पास एक बहुत ही फनी एक्सेंट के साथ ऑस्ट्रेलियन इंग्लिश है। मतलब वो ऐसे बोल जाते हैं कि आप थोड़ी देर तक उनकी शक्ल देखते रहते हैं, कुछ पूछा है क्या लगता है बच्चे ने। लेकिन आज के एरा में मुझे लगता है कि इंग्लिश जो है हमारी बुनियादी ज़रूरत बन चुका है, क्योंकि हर जगह सबसे पहले वो आता है ना कि एक हमारे पास ऑप्शंस आते थे कि ये ऑप्शनल है और एक चीज़ आपको आनी ही चाहिए। मतलब बच्चों के दाखिले तक नहीं होते हैं ना, उनको इंग्लिश नहीं आए। और प्रिविलेजेस तो अगर आपको लैंग्वेजेस आती हैं दूसरे कंट्रीज़ की तो बहुत अच्छे है, वो आपको दूसरे कंट्रीज़ में उसके पर्क्स मिल सकते हैं, यहाँ पे कोई फ़ायदा नहीं है। सही है जी, इसी बात पे हम एक ब्रेक ले लेते हैं। तो कायनात प्लीज आप ब्रेक ले लीजिए। मैं तो इंग्लिश में इंग्लिश में ब्रेक लेनी है। जी, चलो इंग्लिश करेंगे इंग्लिश। अच्छा, हम चलते एक छोटे से ब्रेक पे और ब्रेक के बाद हम आते हैं और उर्शिया से सुनेंगे कि आज वो क्या इंग्लिश में लेकर आई हैं। हेलो एंड
वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। हम वापस आ चुके हैं शो में और नेक्स्ट मुझे लगता है उर्शिया आप कुछ कहना चाह रही हैं काफ़ी देर से। काफ़ी यस मेरे पास एक बहुत गर्मा गर्म स्टोरी है और वो स्टोरी ये है, गुजरावाला में एक अली खान है और वो क्या करते थे, बेसिकली वो प्रैंकस्टर हैं और वो क्या करते थे, औरतों के पास जाते थे, लड़कियों के पास जाते थे, उनको पैसे देते थे और उनको ये कहते थे कि आप जो है दुपट्टा खरीद लें, ठीक है ओके क्योंकि आप दुपट्टा नहीं वेयर कर रहे, इतना एक्सपेंसिव आपने ड्रेस पहना हुआ है तो आप अपना इससे दुपट्टा खरीद लें। तो लड़कियां क्या करती थी, उनको उनकी पिटाई लगाती थी। तो यूनस उन साहब को अब अरेस्ट कर लिया। अच्छी खासी पिटाई लगी। वो बेसिकली जहनी तौर पे वो डिस्टर्ब भी था, उसने खुद एक्सेप्ट किया है कि मैं डिस्टर्ब भी था, मैं औरतों को देखता था तो मुझे फील होता था कि नहीं ये इनके साथ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी, वाली फीलिंग मेंटल डिसऑर्डर लगता है कोई। तो वो फ़ौरन से उन्होंने रियलाइज़ किया और माफ़ी मांगी, बट वो अभी तक हिरासत में है और उसको अभी तक उन्होंने बेल पे छोड़ा नहीं है। अच्छा मुझे बात बताओ, वो पैसे दे रहा था ना दुपट्टे के, तो फिर मैं तो अपने पूरे वार्डरोब के दुपट्टे ले लेती। मेरे कैसे ब्लू सूट भी है, पिंक भी है, येलो भी है। वो उनको हरास भी तो कर रहा था, उनके हाथ पकड़ रहा है, उनके शोल्डर पे ऐसे करके पिक्चर्स बनवा रहा है और उनको ये कह रहा था कि मैं आप लोगों को मीडिया के सामने लेकर जाऊंगा कि आप लोगों ने दुपट्टा नहीं लिया हुआ था। तो उस पे उनको पिटाई भी लगती है। ये एक पॉलिसी बनाई हुई है यूट्यूब वालों ने कि अगर फॉर एग्जांपल आपके साथ मैं कोई प्रैंक करता हूँ और आपसे मैं रिटर्न या वीडियो पे इजाज़त नहीं लेता कि मैं यूज़ कर सकूँ, तो आप मुझ पे सू कर सकते हैं और आप वो फर्दर कार्रवाई लेके आप मुझसे पैसे भी ले सकते हैं, ठीक है। नंबर 1 ये। नंबर 2, प्रैंकस्टर्स क्या करते हैं यूजुअली कि जैसे फॉर एग्जांपल मैंने प्रैंक सोचा ऐसा, तो मैंने आपको बुलाया, मैंने बोला यार मैं आपको इतने पैसे दूंगा और हम लोग ऐसा प्रैंक करेंगे, क्योंकि यूजुअली सारे प्रैंक्स फेक होते हैं। और अगर ये इस पॉइंट पे चला गया तो वही वाली बात है कि या तो कोई लड़की वो हो गई या फिर एक्चुअल उसने ये किया वो हो। दो चीज़ें प्लान भी होता था और वो मतलब अचानक से भी जाकर करता था। अच्छा, कि रियल जैसे भी कि करता था। हाँ, रियल में भी जाकर करता था, बट वो कुछ ऐसे सीन हो जाते थे कि वहाँ पर टिकटॉकर्स भी आ जाते थे और कुछ इस तरह की कहानी अच्छा, वो उसको क्रिएट हो जाती थी। उसको जो अरेस्ट किया गया है वो इस बात पे किया गया कि उसने दुपट्टा खरीदने का बोला या उसने फिजिकली फिजिकली हरास करता था। और उर्शिया कौन सी दफा लगी वैसे उन पर, मतलब आई एम जस्ट आस्क। नो आइडिया। नो आइडिया। ये काट दीजिएगा, मुझे harassment आइडिया की नहीं दफा पता। लगी होगी अरे obviously। दफा हो मेरी तरफ से वो नहीं वो तो वैसे दफा हो, क्योंकि उससे ही पता चलता है कि कितने टाइम तक जेल में रहेगा। ये बात हाँ, एग्जैक्टली। इसलिए हम asking about बेसिकली दफा। ऑफिसर्स ने यही 302 कहा वाले है। जो भी होते हैं वो भी बेल पे चले जाते हैं, तो ये थोड़ा सा नहीं इशू है हमारे ऑफिसर्स ने मुल्क कहा में। है जब तक वो खुद से दिल से रियलाइज नहीं कर ले, दिल से माफी नहीं मांग ले सब औरतों से, तब तक उसको या जो केस वापस जो हाँ। लड़कियों ने केस किया, अगर वो केस वापस ना ले देखो तब एक तक। इंसान मेंटली इल है तो वो माफी मांगे या ना Exactly, मांगे that's से my क्या point. फर्क पड़ता है। मेंटली इल के लिए तो हम कोई सज़ा भी नहीं देते, उसको कहते हैं इसको मेंटल हॉस्पिटल ले जाओ, और वो उसकी दिमागी बीमारी ऐसे है कि वो उस तरह की हरकतें करता है, तो उसको इसके जो स्पेसिफिक जेल वाले हॉस्पिटल्स होते हैं वहाँ डाल दिया। उसकी माफी से क्या फ़र्क पड़ रहा राफिया है। जी, मगर राफिया जी उसके ना ये जो मर्ज लाइलाज है। स्टेटमेंट बेसिकली उसके स्टेटमेंट बार बार चेंज हो रहे हैं कि नहीं मुझसे गलती हो गई है, फिर कभी कह देता है कि नहीं मैं ये रूल लेकर आऊंगा और मैं दोबारा से बाहर जाके करूंगा, तो इसलिए उसको जो है वो अभी तो मार कुटाई से बचने के लिए तो कोई भी बोल देगा कि मुझसे गलती होगी, मुझे माफ कर दो। राफिया मतलब जी, उसके स्टेटमेंट चेंज हो रहे हैं। नहीं एक, लेकिन जी बोला। नहीं लेकिन मुझे लगता है इसे काउंसलिंग की ज़रूरत है, क्योंकि अगर आप कह रहे हैं कि मेंटली सिक है तो उसको क्या फ़र्क पड़े वो जेल में है या बाहर है। वो तो जेल में भी अगर कोई फीमेल लेडी होगी तो उनके इधर आना दुपट्टा पहन लेना, तो यही होगा। ये एक और इशू है हमारी सोसाइटी में कि आप समझें ये जो फेक सर्टिफिकेट्स बनते हैं कि यार ये थोड़ा सा इसका जो दिमाग है वो सही जगह पे नहीं है, ये फेक भी बनता है। तो रीज़न ये है कि यहाँ पे लोग क्या करते हैं, इसका मिसयूज़ करते हैं। थोड़े से पैसे देकर आपने फेक सर्टिफिकेट बना लिया और आप फिर अपनी मर्जी के मालिक हैं। आप कोई क्राइम भी करेंगे आप तो है बड़े-बड़े मेंटल, terrorist और आप पे के कोई लिए केस है। नहीं होगा, आपको कोई सज़ा नहीं होगी। ये एक बहुत बड़ा इशू है हमारी सोसाइटी का। मैंने लास्ट टाइम भी शायद डिस्कस किया था कि एक लड़की है जिसके शौहर ने उसको व्हाट्सएप पे तलाक दिया एंड शी वाज 19 ईयर्स ओल्ड, और उसने लड़के ने उसके मुंह पे एसिड फेंक दिया एंड उसके फादर के पास सर्टिफिकेट पड़ा कि यार ये पागल है तो बांध के रखो ना। ये मेरा एक चीज़ है। सही बात है, सही बात है। नहीं लेकिन आजकल बहुत हो रहे हैं केसेस राफिया जी, मतलब अनम जहाँ देखो ये इस तरह से लड़की को दुपट्टा या टच करके या फिजिकल एक्चुअली इट्स ऑल अबाउट, पता है क्या मुझे लगता है कायनात एक एक्सट्रीम अप्रोच हो गई, एक अजीब सी अप्रोच हो गई, या तो इस बार या उस बार। मेडियोकर लोगों ने सोचना, मतलब एक जो हम लोग को कहते हैं म्याना रवि के साथ रहो, म्याना रवि से सोचो, म्याना रवि से काम करो, तो वो सब लोगों ने करना बंद कर दिया। या तो ये करेंगे या ये करेंगे। अच्छा मैं भी Extremist हो गए हैं सारे। एक और स्टोरी तलाक की सबसे बड़ी एक वजह क्या मिनट है? इसी बात से है, मैं थोड़ी सी चीज़ ऐड करूंगी। कल मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था
खड़ी हुई गाड़ी को एक्सीडेंट किसी ने हिट किया किया, ठीक है। और मैं लाइक नॉर्मल टी शर्ट और जीन्स में पहना हुआ और मैं बाहर निकली और मैंने उसको देखा, मैंने कहा कि इसने गाड़ी को हिट किया और इसने सॉरी भी नहीं किया और वो मुझे ऊपर से नीचे तक देख रहा है, बस देखे जा रहा है कि आप अपोलोजाइज भी कर लो। फिर मैंने कहा कि नहीं यार, ये वो दूसरा वाला क्राउड स्टार्ट हो जाएगा, तो इससे बेटर ये कि यहाँ पे कोई बात करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं फ़ौरन से गाड़ी में जाके बैठ के फिर मैं निकली। या मैम आप प्रिटी इतनी है ना। अच्छा, बल्कि उर्शिया यूजली जो मैंने देखा है कि मर्द तो बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव होते हैं, अगर औरत की गाड़ी कहीं लग गई है तो वो सबसे पहले उतर के थोड़ा सा सॉरी फॉर माई लेडीज़, आई रियली लव ऑल ऑफ यू, बट मतलब औरत से ज़्यादा मुझे लगता है कि मर्द अगर औरत की गाड़ी को लग जाए तो आके हेल्प करते हैं, या अगर उसको टोचिंग की ज़रूरत है, या अगर किसी तरीके से उसका टायर पंक्चर हो गया है, मतलब किसी भी किस्म की XYZ वो मदद करते हैं। लेकिन मुझे मगर मेरे साथ तो ये फर्स्ट टाइम वाक़या हाँ, हुआ मुझे था, ताज्जुब बहुत हो रहा है ही ये। नहीं, ऐसे साइकोपैथ्स आपको रोड पे बहुत मिलेंगे और इस तरह की हरकतें करते और वो फैमिली के साथ राफिया जी बैठे हुए हैं, उनकी वाइफ है, बच्चे हैं, और मुझे देखे जा रहे थे कि नीचे से देखे ऊपर देख रही हूँ। मैंने कहा ये क्या कर रहा है, मुझे देखना है इसकी वाइफ ने उसके साथ apologize किया क्या होगा उसके बाद उसकी वाइफ ने किया क्या होगा। बस इसकी पिटाई लगी होगी घर पे इंशाल्लाह। वैसे ये लोग सुधरते नहीं है। मुझे भी याद है कि मतलब आप ड्राइव करो और कोई रिक्शा या पीछे से आपको ऐसे देख रहा हो और देखता रहे, ये होता है कभी कभी बाइक वाले पीछे लग जाते हैं, आपको टर्न होके देख रहे, इतना टर्न होके बेचारे ने देखा कि उसका खुद का एक्सीडेंट हो गया, वो गिर गया और मैं हंसती मास निकल। मेरे साथ भी ये हुआ कि मैं शूट से वापस जा रही थी तो एक बाइक वाला ना बार बार आए और इशारा करे ना, यूं 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 इशारा। तो मुझे पीछे मतलब आगे ड्राइवर बैठे तो उसने कहा, वो कह रहा होगा कि आपका दुपट्टा जो है उस पर आ गया, गेट पर आ गया, और खोल के गेट पर दुपट्टा अंदर कर। मैंने कहा भाई मैंने तो दुपट्टा पहना ही नहीं है। ये पैसे लो, दुपट्टा पहन कर आओ। मैंने तो दुपट्टा पहना फिर ये लो पैसे, दुपट्टा पहनना कल से चलो। फिर मुझे लगता है कि वाकई पहनना पड़ेगा दुपट्टा। लेकिन आप लोगों को वो वाकई याद है छुरी वाला? मुझे आपकी इस न्यूज़ से अब ये वाला, हाँ छुरी वाला, जो लड़कियों को छुरी कराची में लड़कियों को डिफरेंट लड़कियों को लड़कियों ने मारा। फुल ग्रुप स्लीव आया था, पहनना स्टार्ट कर दिया ग्रुप था। आया था, ग्रुप आया था। हाँ, ये इसके पकड़ा बारे भी में नहीं आपको गया पता वो। है? नहीं, ये तो कोई कॉन्स्पिरेसी थी। नहीं, रियल था। आई हैव सीन द सीसीटीवी फुटेजेस। ऑनेस्टली अनम, और वाकई ऐसा था कि तब तो बहुत सारी लड़कियां डर गई थी जो इस तरह से स्लीव्स पहनती थी। उन्होंने फुल स्लीव्स पहनना स्टार्ट कर दिया था कि मे बी कुछ लोग आए जो लड़कियों की हाफ स्लीव्स की वजह से अटैक स्लीवलेस करते हैं। लड़कियों को थ्रेट कर रहे होंगे। चाकू मार के भागता। बाकायदा चाकू बहुत सारे मारते ग्रुप आए थे। थे हाँ, ऐसे, इस पे एक और कंसर्न भी रेज शॉर्ट ग्रुप, फिर पता नहीं क्या क्या ग्रुप आए थे। पे कंसर्न रेज हुआ था कि अगर उस छुरी से उन्होंने किसी ऐसे को मारा हुआ है जिसको गॉड फॉरबिड कोई ऐसा ब्लड रिलेटेड डिजीज है, हेपेटाइटिस, आई डॉक्टर आई डॉक्टर नहीं, मुझे इसलिए ये इशू याद है क्योंकि अगर किसी को होता और उन्होंने इसी से री इन्फेक्ट में किसी को कर दिया और उसको भी इन्फेक्शन हो गई, ये एक इशू उठा था। लेकिन बाद में तो मुझे ऐसा याद है कि वो उनका था कि एक टेरर फैलाने के लिए बात की गई थी। नहीं, एक्चुअली में ऐसा ग्रुप नहीं थे। था। आप उस ग्रुप को जानते हैं यूनुस? जी मैंने उस काफी ग्रुप बात में मेरे किया साथ 4 खवातीन थी और पता था मुझे। नाम अभी बता देते हैं, हम खुद बता वो देते हैं जो अपना नाम। था खुद मेरे बता ख्याल से देते वो हमारी स्टोरीज भी ऐसी होती है ना, कोई एकदम से psychopath। हाइप क्रिएट होती है, उसके बाद गायब हो जाती है, फिर उसका पता भी नहीं चलता कि क्या हुआ उस मैटर का। तो इस इशू के साथ भी ना यही हुआ कि फॉर एग्जांपल रिक्शे वाली लड़कियां बहुत हुई, रोड पे चलने वाली बहुत हुई, और मॉल्स के बाहर बहुत हुई। और ये सिर्फ शॉर्ट क्लोथ वाली लड़कियों को नहीं, बुरके वाली लड़कियों को भी मारा गया। और फिर एक अल्लाह माफ करे, एक लोगों ने जोक भी स्टार्ट किया था कि फॉर एग्जांपल शौहर अपनी बीवी को बोलते थे कि तुम सुधर जाओ वरना मैं खुद चाकू वाला बन के आ जाऊंगा। तो औरतों के लिए वैसे डर गया था, लोग अपने पर्सनल फायदे भी कर रहे थे, काफी डर गए थे पर्सनल जो उनके इश्यूज थे रिगार्डिंग किसी भी लड़की के साथ, तो वो ऐसे निकाल रहे थे। अच्छा, इस पे ना मुझे एक बड़ी मज़े की चीज़ याद आई जो मैं रात को पढ़ी थी। अक्सर ऐसी चीज़ें हम लोग वो रात ही को पढ़ रहे होते हैं, जैसे आपकी आंख खुल जाती है ना और आप एकदम मोबाइल ऑन करके देखते हैं कि क्या चल रहा है। आंखें उस भी वक्त मैंने पढ़ा, आंखें भी ठीक से नहीं खुल रही होती, मगर फोन और मोबाइल भी आपके मुंह पे गिर जाता है बाद में। उस वक्त ये एक ग्रुप है वहाँ पे फेसबुक पे जहाँ पे लोग आके अपने साथ जो स्केरी इवेंट्स हुए होते हैं ना उसको डिस्कस करते हैं। तो उसमें हमारे कराची में एक बहुत फेमस रोड है कार्सास, और उस पे एक इवेंट डिस्कस हुआ था। एक्चुअली वहाँ पे बहुत फेमस है कि कोई खातून है जो दुल्हन बनी हुई आती है, और वो दुल्हन बनी हुई खातून जो है वो आपको डराती है। जाना चाहिए। खैर, वो बहुत लोगों ने कहा कि दिस इज ये मिथ है, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। तो वहाँ एक लड़की ने डाला था कि मेरे भाई के दोस्त के साथ हुआ कि वो रात को कुछ वहाँ से अकेला गुजर रहा था और उसने दूर बस स्टैंड पे देखा कि एक दुल्हन खड़ी हुई है और उसने उसको इग्नोर कर दिया, मतलब लेकिन वो फिर क्या हुआ, उसने देखा कि वो दुल्हन उसके पीछे आ रही है, फुल स्पीड में भागती हुई आ रही है। तो उसको लड़का बहुत डर गया, ही गॉट रियली स्कैर्ड। और ये एक्चुअली उसके साथ अभी 2-3 दिन पहले बॉयज के हुआ पीछे था। आती है।
आप ट्राई कर लें। नहीं, आपको साथ लेकर जाऊंगी। आपको चाहिए हम आपका boys नंबर के दे दें पीछे। उनको। नहीं वाकई में आप लोगों ने ऐसा देखा है? मैंने कभी देखा नहीं, लेकिन वो उस लड़की ने जब वहाँ लिखा कि उसके दोस्त के भाई के दोस्त के साथ हुआ, तो प्रॉब्ली इसकी बैक स्टोरी क्या मुझे है, मैं डर आपको लग रहा है, बताता हूँ। मुझे घर जाना बैक है। स्टोरी आप हमको हम नेक्स्ट शो में कल- बताएंगे, क्योंकि अच्छा, हमारा मैंने discuss देखा करेंगे, एक लड़का yes. एक ब्रेक डांस कर रहा होता है अक्सर रोड पे हाँ, रात मैंने को। भी देखा है। भूत है। नो इज अ नॉर्मल ह्यूमन, और वो अक्सर आपको रात वो को 12 TikTok बजे बना के रहा बाद होगा बहन। नहीं टिकटॉक से नहीं, वो पहले एक की है, बात है, डांस करता है, एक्चुअली है हाँ, बहुत सारे चले लोग ने कल देखा के होगा। शो में सब चीज़ें डिस्कस कर लेंगे इंशाल्लाह। इसकी स्टोरी भी जरूर पूछूंगी मैं, पूछेंगे, yes. पूछूंगी जरूर। मैं बताऊंगा जरूर। घर चलें, डर लग रहा है मुझे। तो मेरे साथ चलना बहन। हमें इजाज़त दें, वैसे भी आप रोक कौन सकता है हमको, जब जिसको जाना होता है उसको कोई रोक नहीं सकता दुनिया में, ये याद रखिएगा। अगर कोई जाना चाहता है तो आप उसको कितना भी स्ट्रांगली ग्रिप कर ले, वो चला टिकट जाएगा, भी वो दे रुकेगा दीजिएगा नहीं। साथ। ओके, ऑलराइट, ऑन दैट नोट प्लीज नहीं। कम ऑन, इतना प्यारा, कितनी प्यारी एंडिंग करती है। मैं जब एक भी छोटा करती सा है। एक शेर बोलूं? इरशाद। बिल्कुल। जब लालच का बाजार आबाद हो जाता है, जब लालच का बाजार आबाद हो जाता है, तो रिश्तों के शहर वीरान हो जाते ओए हैं, होए, चाहे वो खून के हों या दोस्ती के। क्या वाह लाया वाह रुशिया, वाह। वाह वाह। वेरी वेरी Very लाया बॉस लाया। ऑन दैट नोट, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।